देखो बेटा, ये चैप्टर का नाम है इसका एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो एटम्स और न्यूक्लियाई में क्या होता है, जो एटम्स होता है, एटम्स में क्या होता है, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या बनी रहती है, इस तरीके से सेल्स। फिर इन सेल्स में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा, तो बेटे हमें इसमें चैप्टर में तीन चीजें निकालनी पड़ती है। एक तो जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, बता दूंगा। तो जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, एक तो ये निकालना पड़ता है। कितनी एनर्जी से ये इसके अंदर रोटेट कर रहा है, ये निकालना पड़ता है। आगे बात सुने। और कितनी रेडियस पे ये मूव कर रहा है, ये निकालना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हमें तीन चीजों से डील करना पड़ता है। किस किस से, वेलोसिटी, एनर्जी और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द। और इन जिन सेल्स में ये घूमता है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो बेटे इनके तीन फार्मूले हैं जो आपको याद रखने, DER। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, किसकी, वेलोसिटी की, एनर्जी की और रेडियस की। तो सबसे पहले मैं इनको ड्राइव करके दिखाऊंगा और इनको फार्मूले याद रखेंगे, जिसकी हेल्प से इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो बेटे ई के नीचे आता है Z/N का होल स्क्वायर, याद हो गया होगा। यहां पे ये वाला टर्म सिंगल पावर में आता है, सही है। और यहां पे आता है N²/Z। अब बेटे जब इसके साथ बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, उनकी जब वैल्यू पुट करते हैं, तो वो फैक्टर भी याद रखने। वेलोसिटी के साथ फैक्टर आता है 2.1 इंटू 10⁻⁶। एक तो तुम्हें याद ये रखना है 2.1 इंटू 10⁻। दूसरा क्या याद रखना है, एनर्जी के लिए याद रखना है -13.6। और रेडियस के लिए आता है 0.529। कहने का क्या मतलब है, पहले बेटे सीधा मैं समझा देता हूं इस फार्मूले का क्या मतलब है। जैसे सपोज करो तुम्हारे को हाइड्रोजन एटम दिया होगा, क्या दिया होगा, हाइड्रोजन का एटम। तो हाइड्रोजन का अगर जो एटम दिया होगा, तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, एक। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0। सपोज करो ये हाइड्रोजन का है, और सारे केसेस हाइड्रोजन के लिए आएंगे 90%। आगे बात सुन। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, एक। आगे बात सुन। तो यहां पे जो जेड आ रहा है, समझ गए होगे, जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, 1। बात समझ में आ गई। और जो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे रोटेट कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रोटेट करता है, वो जनरली कौन सी सेल में होता है, फर्स्ट सेल में। कौन सी सेल में होता है, फर्स्ट सेल में। ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर जो मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड निकालो, क्या निकालो इसकी। तो स्पीड का फार्मूला बताओ क्या है, 2.1 इंटू 10⁻⁶। समझ में आ गया। वो अलग से याद कर लो, ये अलग से, किसी भी तरीके से तुम्हें ये फार्मूला याद होना चाहिए, Z/N। अब बेटा सिंपल है, स्पीड। स्पीड की कई यूनिट्स क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड्स। अब बेटा नाउ यू पुट ऑल दीज वैल्यू। वैल्यू ऑफ जेड कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, 2.1 इंटू 10⁻⁶। रिपीट करते रहना मेरे साथ साथ। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, 1। आगे बात समझे। तो ये हम क्या पुट कर देंगे, 1। कौन सी सेल में घूम रहा है, फर्स्ट में। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। नाउ द स्पीड इज 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। मुझे लगे पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बेटे इसी तरीके से हमें क्या निकालनी पड़ती है, इसकी एनर्जी। क्या निकालनी पड़ती है, कि ये इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से मूव कर रहा है। तो बेटे ये भी बहुत आसान है। क्या है फार्मूला, अब समझ में आ गया। ऐसे क्यों लिखते, बोलो -K 13.6
13.6 इंटू जेड बाय, एक साथ इसलिए लिख रहे हैं बेटे जिससे याद हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। सही है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी हाइड्रोजन के लिए? 1। पहला स्टेप समझ में आ गया? इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जेड को क्या बोलते हैं बताओ? एटॉमिक। और एटॉमिक नंबर क्या कौन डिसाइड करता है? कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है। आगे बस। दूसरी बात, कौन सी सेल है? फर्स्ट। तो बेटे ये एनर्जी कितनी आ गई? 13.6। अब बेटे एनर्जी की जो यूनिट्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, वो थोड़ी सी तो एनर्जी होगी, तो वो छोटी यूनिट्स यूज करते हैं। तो जो आंसर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जूल से छोटी यूनिट है, एक ये याद रखना है। अगर मैं तुम्हारे से कहूं कि इसकी रेडियस बताओ, कि ये जिस सेल में मूव कर रहा है उस सेल की रेडियस बताओ, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस। सर्कल ही तो है। तो बेटे ये क्या हो जाएगा? फार्मूला बताओ। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। बहुत अच्छे से याद कर लो, रट लो ये 3-4 फार्मूले। ठीक है, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। अब बेटे कौन सी सेल में घूम रहा है? फर्स्ट। तो एन की जगह क्या पुट कर दूं? 1 का स्क्वायर। और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी है? नहीं समझ में आया? अब जो ये रेडियस आएगी ये बहुत छोटी आएगी ना, तो ये जो फार्मूला है, वैल्यूज ये आएंगी तुम्हारी एंगस्ट्रॉम में। इसमें आएगी, तो आंसर क्या आ गया? 0.529 एंगस्ट्रॉम। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अभी रुके रहना। क्लियर? तो हमने क्या निकाल ली? वेलोसिटी भी, एनर्जी और रेडियस। फार्मूला ये लगाया। अब बेटे इसमें ये करता क्या है? ध्यान से सुनते रहना। अब सपोज करो, ऐसे ही बता रहा हूं, वैसे ऐसे केस एक आध बार आया या आईआईटी में आता है क्वेश्चन। हमारे पे 3 एलिमेंट्स होते हैं जनरली, या तो हाइड्रोजन, क्या होता है? हाइड्रोजन। या दूसरा होता है बेरिलियम, क्या होता है? सही है। और एक होता है लिथियम, क्या होता है? सही है। और एक होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये 4 याद करके जाना पेपर में, ठीक है? अगर तो तुम्हें दिया हो हाइड्रोजन का एटम, 99% तो कौन सा देगा? हाइड्रोजन का एटम। अगर जो तुम्हारे को दे दे हीलियम, क्या दे दे? तो बेटे जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पता है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इसका क्या होता है? 2। इसका क्या होता है? 3। इसका 4। ये याद रखें, ठीक है? लेकिन ये आईआईटी या नीट के क्वेश्चंस में यूज करता है ज्यादातर। तुम्हारे यहाँ बोर्ड में कैसा आता है? सिंपल, याद रहेगा। अगर जो हीलियम का एटम है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। पहला स्टेप। दूसरी बात, जनरली जो आपका एटम होगा, जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे क्योंकि बेटा हाइड्रोजन का केस आना है, तो हाइड्रोजन का ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस, ये भी पता होगा। और किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सही है। दूसरा क्या है इसके अंदर बेटा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 0 होते हैं। अब ये यहां पे घूम रहा है, कौन सी वाली सेल में घूमता है बताओ? ये फर्स्ट में। तो जेड का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब बेटे ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है। सेल्स तो इसके अंदर बहुत सारी होती है, इन्फानाइट सेल्स होती है। कितनी होती है? इन्फानाइट। तो ये कूद के बेटा जंप करके आगे चला जाता है। मान लो ये कौन सी सेल में आ गया? n इज इक्वल टू 2 में। किसमें आ गया? समझ में आया या नहीं आया स्टेप? तो बेटे फिर से, अगर जो मैं तुम्हारे से कहूं कि n इज इक्वल टू 2 में आ गया, और किस एटम्स के लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? तो बेटे मुझे केवल किस चीज की वैल्यू चाहिए? बी ई आर के लिए, जेड और एन। तो जेड की वैल्यू क्या रखूंगा बताओ हाइड्रोजन के लिए? 1। समझ में आ गया होगा? पहला स्टेप।
दूसरी बात क्या बताई मैंने, अब इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप करके आ गया, सेकंड में। अब मान लो वो सेकंड में घूम रहा है, फर्स्ट की बजाय किस में घूम रहा है, तो बेटे बहुत आसान है। अब एन की वैल्यू क्या रख दूंगा बताओ, बाकी बेटे आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फार्मूला एक बार रिपीट करो, बताओ क्या बनता है, 2.1 इंटू 10⁶ जेड by putting the value of z or n you can calculate the value of speed। तो बेटे ये यूनिट किस में आएगी बताओ आपकी, मीटर पर सेकंड। मेरे साथ रिपीट करते रहना, ठीक है, तभी याद होगा। एनर्जी का फार्मूला बताओ ऊपर से देख के, माइनस के 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो बेटे इसकी यूनिट किस में आएगी बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी समझ में आ गया होगा स्टेप। और अगर जो आपको क्या निकालनी पड़ जाए तो और भी सिंपल है, रेडियस निकालने के लिए क्या लगेगा, 0.529। अब ये बेटे पलट जाता है, क्या बन जाता है ये, एन स्क्वायर बाय जेड। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर बाय जेड। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, अब बेटे वो ये तो समझ में आ गया, यहां पे कंफ्यूज करने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आपने हाइड्रोजन के लिए क्या है याद कर लेना 1, जेड की वैल्यू, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 और डन। अब बेटे इसमें भी वो इतनी सिंपल तरीके से बात नहीं करेगा कि वो कहेगा कि दूसरी सेल में घूम रहा है और उसकी वैल्यू बताओ। आई बात सुने, वो किस तरह से बात करेगा, जो पहली सेल होती है हमारी, कौन सी सेल होती है, फर्स्ट सेल, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड, वो ये वर्ड यूज करेगा। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब हो गया कि पहली सेल। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि केसी उसका आता है। अब बेटे ये जंप करके कहां आ गया, यहां पे, तो ये जब यहां पे आया होगा इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन कहां पर था, फर्स्ट सेल में। ये बात समझ में आई। अब बेटा फर्स्ट सेल से यहां तक आने के लिए इसको कोई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी ये रेडिएशन की फॉर्म में लिखता है, किसकी फॉर्म में लिखता है। तो अगर जो हम इसको एनर्जी दे दें तो ये जंप करके कहां पहुंच जाएगा। अब जो सेकंड सेल होगी उसे बोलते हैं एक्साइटेड वन स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटेड स्टेट वन, पहली एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला गया, फर्स्ट सेल में। अगर जो बेटी इसको और एनर्जी दे दिया तो ये कौन से सेल में चला जाएगा, नेक्स्ट में। तो जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी सेल होगी इसके लिए, एन इज इक्वल टू 2। आगे इसको बेटे मैं डिनोट करूंगा E1 से, किससे, E1 का मतलब समझ गया ना। अब पूरा बार बार लिखने में बेटे टाइम खराब होगा। तो एक्साइटेड वन, पहली जहां पे ये घूम सकता है इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड। अगर तो ये नेक्स्ट में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड टू स्टेट। नहीं समझे, लेकिन एन की वैल्यू क्या होगी यहां पे, ऐसे बेटे वो घुमाएगा तुम्हारे क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन बता देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे तुम्हारे में। वो कहेगा कि एक हाइड्रोजन का एटम है, किसका एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो तुम्हें बता ही चुका कि सारे केस किसके आएंगे, हाइड्रोजन के। ये भी समझ में आ ही चुका होगा, फिर भी याद कर लो। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, फिर किसका नंबर आएगा, लिथियम, लिथियम का 3 और बेरिलियम इसका क्या होता है 4। याद कर लो बेटा, ये जेड की वैल्यूज है, इसकी वैल्यू है जेड, और इसे बोलते क्या है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो। एक्चुअल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स तो होते सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी तो जा सकते हैं ना, तो कम ज्यादा हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन
न्यूक्लियस से तो नहीं जा सकते बाहर। तो समझ में आ गया। तो जेड की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स। पहला स्टेप। अब वो कहेगा कि हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड 3 में घूम रहा है। कौन सी स्टेट में घूम रहा है? तो कहेगा इसकी स्पीड निकालो। क्या कहेगा इसकी? तो बेटे बहुत आसान है, बताओ जेड की वैल्यू क्या रखोगे? 1। एन की वैल्यू बता दे। आगे समझ में। तो पहली स्टेट क्या होती है? ग्राउंड। सेकंड एक्साइटेड 1, फिर एक्साइटेड 2, एक्साइटेड 3। तो कौन सी नंबर की बैठ गई है? 4। तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे? समझ में आ गया होगा। अगर जो मान लो मैं ये कह दूं कि ये एक्साइटेड 5 में है, तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी लोगे? 1। और एन की वैल्यू 6। नहीं समझ में आया? E5 का मतलब कौन सी सेल होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो बेटे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सेल्स को वो जब भी कहेगा किस तरीके से कहेगा? एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट्स। दूसरा क्या कहेगा? समझ में आ गया होगा। जेड। अगर जो हाइड्रोजन का आइटम है तो जेड की वैल्यू 1। सही है। आगे देखते हैं। फिलहाल बेटे मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जितने भी केस है 99% किसके आएंगे? हाइड्रोजन के। लेकिन आने को कुछ भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। एक तो इस तरीके से। दूसरी बात क्या है बेटा? वो कहता है इनके ये वाले जो फार्मूले हमने यूज करे इनको ड्राइव करवाता है। इनकी क्या है? इक्वेशन ड्राइव करवाता है। तो ये ड्राइव कराने के लिए क्या है कि ये फार्मूला जो आया ये कैसे आया? सही है। इसके लिए, इसके लिए तो मैं ये तीनों फार्मूले ड्राइव करवा रहा हूं, ये याद रखना है। और ये भी बेटे बहुत ही आसान केस है। क्या करना है तुम्हारे को? सपोज करो वो पूछता है कैलकुलेट द ड्राइव द फार्मूला फॉर, बोलो, स्पीड, है ना, स्पीड या रेडियस। तो सपोज करो इसके लिए बेटा ये क्या हो गया तुम्हारा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और, आगे बस कहां पे है ये बताओ? न्यूक्लियस में। देखो सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे घूमता है? ऑर्बिट में। किसमें घूमता है? ऑर्बिट में। ये भी समझ में आ गया होगा। तो जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, ये किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? एक ये वर्ड याद रखो, अभी जो टॉपिक्स आएंगे उनमें ये वर्ड यूज होगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स कहां पे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर है तो इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। याद रहेगा। अब अब बेटे ये किसी ने एटॉमिक मॉडल दिया होगा ना, किसी साइंटिस्ट ने, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे हैं? न्यूक्लियस में। और चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात सुनो। तो बेटे क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी का पॉइंट ये आएगा, यहां पे बेटे थ्योरी आएगी। ठीक है। दो पॉइंट आते हैं, एक तो डेरिवेशंस भी बहुत आएंगे यहां से, पिछले चैप्टरों से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे बात सुनो। तो बहुत थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको? तो एक साइंटिस्ट थे बहुत, उन्होंने कहा था क्या कि ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन और, तो इनसे पहले बेटे एक साइंटिस्ट और थे, क्या नाम था उनका? रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड इनके टीचर थे। तो इन्होंने ये बात कही थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे रखते हैं? न्यूक्लियस में। इसके चारों तरफ क्या होती है? ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आई, कुछ साइंटिस्ट ने जब रदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल लिया, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा,
एटॉमिक मॉडल। ये बात किसने कही थी बताओ? रदरफोर्ड ने। अब कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहा है तो बेटे अगर जो तुम मान लो वॉक पे जाओ तो तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी या नहीं होगी? होगी ना, तुम्हारी स्पीड भी कम होगी। क्या कम होगी तुम्हारी? स्पीड और एनर्जी क्या होगी? कम। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। आगे बात सुन। अब बेटे ये वाला जो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इसके पास कैसा चार्ज है? अब जब ये इसके चारों तरफ घूमता है तो इसका चार्ज तो क्या है? फिक्स है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो तो क्या है? और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मानते हैं हम? ई। ध्यान से सुनना बात को। और बेटे प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होता है? ई। कितना होता है? ई। और इस पे कैसा चार्ज मानते हैं हम? प्लस। और पर उस पे कैसा मानते हैं? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कूलाम्स लॉ से। तो जो कूलाम्स फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, यानी ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को किधर खींच रहा होगा? अंदर की तरफ। तो जो फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, वो कितना लग रहा होगा? इसे बोलते हैं कूलाम फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? बताओ कितना लगता है ये? सबने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, सबसे पहला टॉपिक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ध्यान से सुनना बेटा, बस छोटी सी बात है, Q1 Q2 अपॉन, और डेरिवेशन भी बहुत आराम से हो जाएंगे, बस ये पॉइंट समझना। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बेटे एक कांस्टेंट है। क्या है? इस पूरे की वैल्यू कितनी आती है? 9 इंटू 10⁻⁴। ये तो समझ में आ गया होगा। आर क्या होता है? इनके बीच का डिस्टेंस। जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? आर। अब बेटे इस पे चार्ज देखना है। अभी तो मैंने ये हाइड्रोजन का केस लिया, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। अगर जो मान लो हीलियम होता तो कितने होते? दो। तो इस पे चार्ज कितना हो जाता है? 2e। अगर जो इस पे लिथियम होता तो 3e। अगर जो इस पे बेरिलियम होता तो 4e। ये तो समझ में आया? अब बेटे हमें तो जनरल केस मानना है। मान लो इसके पास कितने प्रोटॉन है? जेड। कितने हैं? तो बेटे इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? जेड। नहीं समझ में आया? तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज आ गया? Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? जेड इंटू ई, क्योंकि हमने ये मान लिया इस पे कितने प्रोटॉन है? जेड। अब बेटे इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी एक इलेक्ट्रॉन के तो एनालिसिस कर रहे हैं। अब जो दूसरा पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज होगा? ई। तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो बेटे तुम्हारे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी फोर्स की कितनी मिल जाएगी? अब ये तो समझ में आ गया ना? तो 1/, अब बेटे मेरे साथ साथ रिपीट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू क्या पुट करी बताओ? समझ में आ रहा है? और बेटे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E। तो बेटे जब जेड ई की ई में होगी तो इसे जेड ई स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन। हाँ, ये समझ में आया नहीं है? अब बेटे जब ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है और इसको ये इधर खींच रहा है, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ आ जाना चाहिए था? आगे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। क्या एटम्स अपने आप खत्म हो सकता है? नहीं। तो बेटे फिर इसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स और लग रहा है। बताओ कौन सा लग रहा है? एक फोर्स तो देखो यहाँ पे, इस पे बना रहा हूं मैं यहाँ पे। एक तो किधर की तरफ लग रहा है? अंदर की तरफ। बिल्कुल सही। अगर जो कोई भी बॉडी आपकी किस में घूम रही है? सर्कल में, तो उस पर क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल किधर की तरफ लगता है? बाहर की तरफ। आ गया होगा? इसका बेटे फार्मूला याद रखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv² बाय आर।
तो बेटे मास की वैल्यू, अब मास किसका लेते हैं, इसका मास कितना है मान लो m, इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे v, और r क्या है इसका रेडियस, जिस रेडियस पे ये घूम रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है बताओ, m v स्क्वायर बाय r। ये भी समझ में आ गया, जहां पे मास किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, स्पीड किसकी लेनी है, इलेक्ट्रॉन की, आर किसकी क्या है, रेडियस, जिस सर्कल में घूम रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर रहे हैं। अब बेटे एक बात बताओ, अगर जो कोई चीज मूव कर रही है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। जब एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन ये वाला फोर्स थोड़ी कम हो जाएगा, यानी इसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, कम। तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाना चाहिए, कम। नहीं समझे, तो एक स्टेज ऐसी नहीं आनी चाहिए कि जब इधर की तरफ फोर्स तो बराबर लग रहा है, चार्ज नहीं कम होता बेटा, v के साथ कभी भी चार्ज की वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती, लेकिन v तो कम हो गया ना कभी ना कभी। तो इस स्टेज में अगर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो बेटे जब इसकी स्पीड कम होगी तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ गया ना, तो धीरे धीरे इसकी क्या कम होनी चाहिए, रेडियस, और रेडियस कम होते होते ये कहां पे मिल जाना चाहिए था, न्यूक्लियस पे। और अगर जो ये न्यूक्लियस पे मिल जाना चाहिए था तो प्रोटॉन किससे मिल गया, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल, यानी हमारा एट द लास्ट एटम्स क्या हो जाना चाहिए था, खत्म। नहीं समझे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वाला पॉइंट समझ में आया, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन्स एक दिन कहां मिल जाना चाहिए था, न्यूक्लियस पे, और हमारे एटम्स क्या हो जाना चाहिए था, खत्म। तो जो रदरफोर्ड था ये क्या नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये बेटे क्या नहीं बता पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये डिफाइन नहीं कर पाए। तो साइंटिस्ट का क्वेश्चन भी सही था कि अगर जो ये इसके चारों तरफ घूम रहा है तो एक दिन ऐसा आना चाहिए कि ये एटम्स कहां पे जाके मिल जाए, न्यूक्लियस पे, और हमारा टोटल एटम्स क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय। तो बेटे इनके स्टूडेंट थे बोहर, तो बोहर ने ये चीज एक्सप्लेन की थी, दैट इज कॉल्ड बोहर्स थ्योरी। तो बेटे ये भी पूछा जाता है तुम्हारे से, पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड की क्या लिमिटेशंस थे, रदरफोर्ड के क्या, तो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे वो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहला पॉइंट, यहां से बस इतना ही पूछा जाएगा। दूसरी बात, अब बेटे वो पूछता है कि बोहर्स की थ्योरी बताओ, तो बोहर्स इनका स्टूडेंट था, उसने बेटे ये चीज एक्सप्लेन की कि ऐसा क्यों होता है। तो उसने क्या बताया था, पहली चीज तो यही कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये बेटे कुछ खास ऑर्बिटल्स में ही मूव कर सकता है, इसमें मूव कर सकता है खास ऑर्बिट में, जिन्हें बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। क्या बोल देते हैं इनको, जहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो जिस वजह से ये केवल कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मूव करता है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो सकता। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट जो इसने बेटे सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं हम इस थ्योरी में, इस चैप्टर पे, दूसरा कहा कि ये इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट्स में मूव करेगा, इट विल मूव इन दैट ऑर्बिट, यानी कौन सी ऑर्बिट में मूव करेगा, जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम, क्या कहा, जहां पे इसका NH/2π के बराबर होगा। नहीं समझ में आया बेटा, ये थ्योरी है, ये किसने दी थी कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, NH/, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल, कौन सी सेल में मूव कर रहा है। अब बेटे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा होगा 11th में, क्या होता है, mv r। क्या होता है इसका फार्मूला,
एम वी आर। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया। तो पहला पॉइंट क्या कहा था बोस ने, बताओ कि एक तो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, कहां पे रोटेट करते हैं, जहां पे ना तो कोई एनर्जी का लॉस होता है और ना ही दूसरी बात इन्होंने गई कि जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज बेटा, मेरे साथ बोलते रहो ये भूल जाओगे वरना, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, एन एच अपॉन, जहां पे बेटे एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कॉन्स्टेंट्स। एक बेटे इस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी 3-4 चैप्टर है वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 6.4 होती है, ठीक है। डन। और पाई तो पता ही है बेटा, एन क्या है बता, नंबर ऑफ ऑर्बिट ये सेल, एम क्या है, मास। आगे बस। अब बेटे इन दो थ्योरियों को यूज करके जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो देखो कैसे। अगर तो तुम्हें ये बेसिक समझ में आ गया तो बेटे ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब वो क्या कहेगा, ड्राइव द इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ड्राइव करके दिखाओ, स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या है बताओ, पॉइंट, हाँ 2.1 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन। ये आपको प्रूफ करके लाना है, कोई डाउट। अब देखो बेटा, एक बार मैं फिर से फिगर बना देता हूं। यहां पे ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, जिसमें क्या है प्रोटॉन और, अब बेटे प्रोटॉन कितने हैं, जेड ई। भाई न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन है जेड, तो चार्ज कितना हो जाएगा, जेड ई। अब बेटे यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट में मूव कर रहा है, समझ में आ गया होगा। तो बेटे पहली क्वेश्चन बताओ क्या बनने जा रही है, इसकी तरफ क्या लगेगा, इसका कोलैम्बियन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, तो समझ में आ गया होगा। और दूसरा कौन सा लगने जा रहा है बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी समझ में आ गया होगा, सही है। तो बेटे पहली इक्वेशंस बना लेते हैं, क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, है ना बैलेंस। तो बेटे बताओ कैसे, कोलैम्बियन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सही है, बोलते रहना बेटा, बोलते बोलते ही तुम्हें याद हो जाएगा। अब बेटे कोलैम्बियन फोर्स का फार्मूला क्या है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बेटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। कितना चार्ज है बेटा, जेड ई, समझ नहीं आया, कितना रख दू, जेड ई। तो पेपर में बेटे ऐसे लाइन लिखते जाना, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 ई, ये समझ में आ गया। तो बेटे अब तुम्हारी इक्वेशंस क्या बन गई, सही है ना। अब बेटे लाइन में बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आर से एक आर भी तो कट रहा है, ये वाला आर इस आर को कट कर देगा, तो बेटे ये वाला आर हटा दूं तो यहां पे कितनी पावर रह गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देखते रहना। पहली इक्वेशन बनानी आ गई, क्या लिखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू कोलम्बियन फोर्स। सेकंड, अब बेटे बोर्स ने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, NH अपॉन, तो बेटे अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। तो बेटे देख रहे हो ना, अगर तो तुम ये पूरा समझ समझ के करते रहोगे तो थ्योरी भी टिप्स पे आ जाएगी और डेरिवेशन भी। अब बेटे बोहर ने क्या कहा था बताओ, कि इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए,
अब बेटे देख, एक लाइन में मैं तेरे को डेरिवेशन बता रहा हूँ, तीनों डेरिवेशन खत्म हो गए। दोनों थ्योरी समझ में आ गई। थ्योरी भी लिख दोगे, एक दो पॉइंट जो मैंने बताए, ठीक है। तो एक तो यही पॉइंट कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उस ऑर्बिट में घूम सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, NH अपॉन, जहां पे H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, पाई भी एक कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, V क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड R इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब बेटे कुछ नहीं है, अब किसके लिए पूछा है ये बताओ, फार्मूला स्पीड के लिए, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। तो तुम क्या करो, यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो, और जो भी इक्वेशन को सॉल्व करके आ गया प्रूफ हो गया। कैसे देखो, यहां से आर इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलते रहो बेटा, एन एच अपॉन 2 पाई, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान डेरिवेशन। एम और आर, एम और बी किधर चला जाएगा, पहला स्टेप समझ में आ गया। ये आर की वैल्यू किसमें पुट कर दे बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन। कहां पुट कर दे बेटे, जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे वैल्यू, तो देखो क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, करेक्ट, करो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, बोलते रहो, जेड ई स्क्वायर। अब बेटे आर की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना, क्या पुट करूं बताओ, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। अब बेटे तुम्हें पता है कि नीचे आ रहा है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई एम। ये स्टेप समझ में आया नहीं है, कुछ नहीं बेटा, सिंपल छठी सातवीं का मैथ लगाना है। आ गया, आगे बढ़ो, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब राइट साइड पे क्या आ रहा है, mv²। अब बेटे ये वाली वैल्यू पुट करो, m। अब बेटे जो कट सकता है काट दो, बता क्या कटने जा रहा है, m से m। बाकी बेटे नोट्स दे देंगे तो उसमें से देखते रहना, समझ में आ जाएगा। आ गया होगा, और कुछ कट रहा है तो बताओ, 2 से 2, पाई से पाई, 2 बचा ना, तो बेटे इधर क्या बचा, सिर्फ b। तो बेटे यही तो प्रूफ करना है, आ गया आंसर। तो बता b इज इक्वल टू, बचा ना b, अब बता b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 अपसाइलन नॉट, 1/2, डन। जेड ऊपर तो कुछ नहीं बचा, एक और चीज बची, क्या, एन। हो गया प्रूफ, आगे बात में। अब बात आती है कि ये सारे क्या है, कांस्टेंट्स। भाई जेड तो समझ गए होंगे, एटॉमिक नंबर है। अब साइलन नॉट क्या कहलाती है, परमिटिविटी, क्या कहलाती है, परमिटिविटी। तो बेटे देख, अब क्या करना तुम्हें, पेपर में यहां तक पहुंच जाओगे, अब लिखना ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, एंड बाय पुटिंग, पुट, बाकी बेटे मैंने सारी थ्योरी है ना उसमें लिख के दिखा दिया है कैसे करना है पेपर में। पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, तो बेटे ये बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ, तो यू विल गेट क्या, बस आंसर तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि बेटे न्यूमेरिकल करने के लिए भी हो। तो देख जेड आ रहा है ऊपर, नीचे क्या आ रहा है, एन, तो बन नहीं गया, जो कांस्टेंट्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.1 इंटू, सही है। आगे जेड बाय एन, हो गया प्रूफ। अब बेटे थोड़ा सा और अच्छा करके लिखना है तो ये भी लिख सकते हो भैया, अपसाइलन नॉट इज द परमिटिविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये याद होनी चाहिए अगर जो फर्स्ट चैप्टर करा होगा तो बेटे, वरना फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होंगे। क्या है बताओ, 8.86 इंटू 10⁻11 होती है, 12 होती है, चलो याद रखना, ठीक है।
8.86 इंटू 10⁻⁻12 ये देख लेना, ठीक है। h की वैल्यू बेटे मैंने तुम्हें बताई दिया कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻⁻34। ये बेटे याद रखनी है क्योंकि इस चैप्टर में इसकी बहुत जरूरत। और जहां पे n क्या है बताओ, नंबर ऑफ, आ गया, ऐसे सजा के लिख देना, हो गया डिराइव। अब बेटे अगला फार्मूला, चले आगे, कुछ पूछना है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम। अब बेटे वो कहता है कि इसकी रेडियस का फार्मूला डिराइव करो। क्या फार्मूला डिराइव करो, फिर से बेटा उसी तरह से स्टार्ट करना। सबसे पहले कौन सा फोर्स बैलेंस करा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर, ये बेटे मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं जिससे तुझे याद हो जाए। तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालने जा रहा हूं। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या निकालने जा रहा हूं, रेडियस ऑफ द, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन, बोलता रहे बेटा, बोलते बोलते ही याद हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, कोलम्बियन फोर्स को किसके बराबर रख दो, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब बताओ, अब बेटे आर से आर कट जाएगा, और कुछ कट रहा है तो बताओ, फर्स्ट इक्वेशन यही तो बनेगी पिछले केस में भी। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बताई थी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, फिर से बेटे यही वाली इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी बताओ, बोहर्स ने क्या कहा था कि एमवीआर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, बराबर होता है किसके, एन एच। अब बेटे जब तुम स्पीड के लिए ड्राइव करने जा रहे थे तो किसकी वैल्यू निकाली थी, और आर को किस में बदल दिया था, आर को हटा दिया था, और बचा क्या था इक्वेशन में, वी निकाल लिया था। अब की बार उल्टा करो, वी ही निकाल लो और ऊपर पुट कर दो, तो बचेगा क्या, आर। तो बेटे यहां से बी इज इक्वल टू बताओ कितना बचा, एन एच, बोलते लो, एम इंटू, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आर बेटे ये कैपिटल लेना। समझ में आ गया। अब बेटे ये वाली वैल्यू कहां पे पुट कर दो, ऊपर वाली क्वेश्चन में, बचेगा क्या, आर, ड्राइव हो गया। क्या है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, हाँ, अपॉन आर, सही है ना, इज इक्वल टू एम। अब बेटे बी का क्या कर दिया इसमें, तो इसका स्क्वायर कर दे, तो ये वैल्यू रख दो, बताओ कितनी है, एम एच अपॉन 2 पाई एम आर। अब बेटे पूरी इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगी वैल्यू, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। आगे बात सुने, अगली वैल्यू ये उतार लो, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/आर। आर से एक वैल्यू बची आर की, इस आर को कहां ले जाओ, ऊपर, तो बेटे बस आर इज इक्वल टू प्रूफ हो गया। अब बस तुम्हें काट पीट करनी है, ये आर तो ऊपर आ गया और ये वाली वैल्यू कहां चली जाएगी, इस साइड। तो बताओ ये क्या बनने जा रहा है, एम एन स्क्वायर, तो थोड़ा सा फोकस करो, फिर बेटे ये वाली वैल्यू यहां पे क्या कर दू, मल्टीप्लाई अपॉन, बोलते रहो, हाँ, जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, आर तो जा लिया, आर तो इधर आ गया। अब बेटे जो कट सकता है काट दो, एम से एक वैल्यू कट गई, हाँ, एन एच नहीं कट रहा, 4 पाई से 1 पाई बचेगा, फिर जो वैल्यू बची उसको लिख लो, ये आंसर आ गया। कितना आ गया बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन
इंटू अपसाइलन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, पाई बचेगा ना एक, हाँ, और एम आ गया। अब बेटे ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स, तो बचेगा क्या? आंसर लिख दू बस सीधा, लिख देना बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स यू विल गेट r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर। देखो बचा, और नीचे क्या बचा? हो गया पूरा।